Hello friends, welcome to Concept Clarity where we'll focus on the concepts so that your marks will follow. चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार इसके लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं हम किस किस टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा एंशिएंट व्यू। क्या था एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। एंशिएंट टाइम में लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर अपना क्या विचार रखते थे। फिर हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इस वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये एक एटम के अंदर किस तरह अरेंज होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं हम एंशिएंट व्यू क्या था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। जो हमारा यूनिवर्स है वो बना हुआ है मैटर और एनर्जी से। एनर्जी हमको पता है। मैटर क्या होता है, देखिए मैटर आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है। कोई भी चीज जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। देखिए एक बार हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए ये आपके इस टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ ताकि आप जान पाएं कि हम एटम तक कैसे पहुंचेंगे। मैटर को हम डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स होते क्या हैं? एलिमेंट्स वैसे एक वो मैटर होते हैं। देखिए अब यहाँ पे दो एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का और कार्बन का। ठीक है, कार्बन का जो एलिमेंट है वो कुछ एटम से बना हुआ है, ऐसे ही हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो कुछ एटम से बना हुआ है। तो कार्बन के जो एटम्स हैं ये आपस में सब सेम होंगे, इनकी सेम मास होगी और सेम प्रॉपर्टीज होंगी। सिमिलरली हाइड्रोजन के सारे एटम्स की सेम मास होगा और सेम प्रॉपर्टीज होंगी, बट ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। आई होप आपको समझ में आया कि एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है। जो भी चीज सेम टाइप ऑफ एटम से बनी हुई है, दिस इज सेम एज दिस, ये और ये भी सेम है और ये चारों भी सेम है। ठीक है, उन चीजों को हम एलिमेंट बोलते हैं। अब हम आते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट्स का। जैसे सपोज हमने कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो जो इनका आउटकम होगा वो होगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, फिर मिक्सचर भी मैटर का एक डिवीजन है। इसमें होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसकी ज्यादा डिटेलिंग में हम इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैटर का क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर में। एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में। जब हम इसके सबसे छोटे वाले पार्ट पे जाते हैं वहां क्या मिलता है? एलिमेंट्स तो हमें समझ में आ गया, ये एटम से बना हुआ है, सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से बना होता है। सिमिलरली मिक्सचर भी कुछ होता है। तो देखिए जब हम इसके बिल्कुल बेस लेवल पे जाएंगे तो हमें क्या मिलता है? ये सब एक कॉमन चीज से बने हुए हैं और वो कॉमन चीज क्या है? वो कॉमन चीज है एटम्स। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है हमारे इस टॉपिक की। तो हमें समझ में आ गया कि एटम्स होते कहाँ है, किन किन चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक 6th सेंचुरी बीसी में महर्षि हुआ करते थे, आप उनका पिक्चर भी देख सकते हैं। उनका ये कहना था कि जो अर्थ है, वाटर है, फायर है और जो एयर है, ये सब एटम से बनी हुई है। देखिए उस टाइम पे इन्होंने ये चीज बता दी थी कि ये सब चीजें किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई हैं। और उसको उन्होंने नाम क्या दिया था? उसको उन्होंने नाम दिया था अणु या परमाणु। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एटम होता है, ये जो अणु या परमाणु है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिविजिबल होता है। मतलब इसको हम
खत्म नहीं कर सकते और ना ही इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और इट डज नॉट पोजेस अ मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका कोई साइज नहीं होता। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट अपनी एक क्लास ऑफ एटम से बना हुआ है जिसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था एग्जांपल लेके, कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन की अपनी अलग क्लास ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन की अपनी अलग क्लास ऑफ एटम्स है, और उनके जो एटम्स थे उनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जो आपस में सेम होती हैं। कार्बन के सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्बन के एक एटम की प्रॉपर्टी कुछ होगी और दूसरे एटम की कुछ और होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके सारे एटम की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। देखिए हम इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे बिकॉज ये एक बस ओवरव्यू है कि पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में लोग एटम के बारे में क्या समझते थे। फिर कुछ डिस्कवरीज हुई, कुछ साइंटिस्ट आए जैसे डेमोक्रिटस, उन्होंने बताया कि मैटर एटम से बना हुआ है और उन्होंने जो उसका स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल था उसका नाम दिया एटम। ये चीज़ कंटिन्यू रही 2000 ईयर्स तक। फिर रॉबर्ट बॉयल आए, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी फिर से एलिमेंट की। फिर लेवोसियर आए, उन्होंने उस डेफिनेशन को दोबारा क्वेश्चन मार्क करा और अपनी कुछ खोजे की। देखिए ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंट टाइम में हम जिस एटम के स्ट्रक्चर तक पहुँचे हैं उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। देखिए उस चीज़ में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो आया था 19th सेंचुरी में बाय सर जॉन डाल्टन। इनके नाम पे इनकी एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इनकी जो खोज थी उसने हमें बहुत हद तक एटम के करीब पहुंचाया, एटम होता कैसा है, और उनकी जो थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स थे उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो मेजर खोज उस टाइम पे हुई थी एटम के बारे में, जो सर जॉन डाल्टन ने की थी, उनके पोस्टुलेट्स क्या थे, उन्होंने क्या कहा एटम के बारे में। देखिए उन्होंने कहा कि मैटर, अभी हमने पहले डिस्कशन किया था अपनी कुछ स्लाइड्स पहले कि मैटर होता क्या है। मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये अभी हमने देखा था। या फिर हम कह सकते हैं सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं एटम से, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, एनीथिंग, कोई भी एलिमेंट अगर आप लेंगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। और एटम क्या है, उनका इनडिविजिबल पार्टिकल। देखिए इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनडिविजिबल, इससे आप समझते क्या है इनडिविजिबल पार्टिकल से। इसका मतलब होता है सपोज आपने एक बॉल, इस बॉल को हम कट करेंगे, 2 पीसेस हो जाएंगे, फिर हम उसको फर्दर कट करेंगे, फिर हम उसको फर्दर कट करेंगे, फिर फर्दर कट करेंगे, और कट करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे, हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको हम फर्दर कट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको उन्होंने बोला कि ये एटम है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम को हम आगे कट करके और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उन्होंने और दूसरा पॉइंट क्या बोला, उन्होंने आगे ये बताया कि जो एटम होता है, ये जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, इसको ना तो क्रिएट करा जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना ही हम इसको बना सकते हैं और ना ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। और एटम कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब ना ही हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एटम क्या है, इनडेस्ट्रक्टिबल है। एटम इज इनडेस्ट्रक्टिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एटम होते हैं एलिमेंट के, एलिमेंट देखिए, एलिमेंट का नाम सुनते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। तो जितने भी एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट मतलब कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे आर आइडेंटिकल, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये और भी जितने एटम्स होंगे ये सब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम होंगे, दे हैव द सेम मास, इनका मास सेम होगा। और डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, हैव एटम्स विद डिफरेंट मास, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई हुई है।
ये आपस में तो सेम होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। देखिए यही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं कि सारे एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। आई होप अब तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार और इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए ये एलिमेंट ए है, इसमें सब ब्लू कलर के एटम्स हैं। ये एलिमेंट बी है, इसके अलग रेड कलर के एटम्स हैं। देखिए, और इनके साइज, ये सब साइज आपस में सेम है, ये सब साइज आपस में सेम है, बट ये साइज आपस में डिफरेंट है। ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बोथ ए एंड बी। यहाँ पे बी एटम भी है और ए के एटम्स भी हैं। और ये है एक कंपाउंड, कंपाउंड में दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए बी के साथ ए के दोनों एटम्स कंबाइन हो गए और क्या बनाया, कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ बोला था, इन्होंने बोला था कि जो एटम कंबाइन करते हैं, अभी हमने देखा ना कंपाउंड में एटम्स कंबाइन कर रहे थे, तो जब वो एटम्स कंबाइन करते हैं दो एलिमेंट्स के कंपाउंड बनाने के लिए, वो एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। होल नंबर रेशियो का मतलब, सपोज एक एटम कार्बन का विल नेवर कंबाइन विद 1.5 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक कंबाइन करेगा या तो 2 से या 3 से या 4 से या 5 से, तो कभी भी वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं कि एक कंबाइन करा 3/4 से, या फिर एक कंबाइन किया 7/5 से। वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे, या तो 1:2 या 2:4 या 3:6, वॉट एवर इट कैन बी, बट इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। वो हमेशा एक होल नंबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो या तो कंबाइन करते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया पिछले वाले एग्जाम्पल में, एटम्स या तो कंबाइन करते हैं। सपोज ये दो एलिमेंट्स के एटम हैं, या तो ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, या फिर वो सेपरेट हो जाएंगे, या फिर वो, अगर उनका अरेंजमेंट ऐसे था तो हो सकता है उनका अरेंजमेंट ऐसे हो जाए, या फिर वो रीअरेंज होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। केमिकल रिएक्शन में एटम्स या तो कंबाइन करते हैं, या सेपरेट करते हैं, या फिर रीअरेंज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम इसके मेन टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखिए इतनी देर से हम काफी देर से एटम 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 की बातें कर रहे हैं। एटम एग्जैक्टली होता क्या है, वो दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि जो सर जॉन डाल्टन थे, उन्होंने क्या कहा था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है। एटम एक ऐसी टाइनीएस्ट पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो आगे जो इसी चीज में, इस फील्ड में जब आगे और खोज हुई, तो उनका ये पॉइंट गलत साबित हुआ। ये गलत साबित हुआ। सर जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जो बोर थे, दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज में एटम के ऊपर फर्दर खोज की और ये पॉइंट गलत साबित कर दिया कि एटम इनडिविजिबल नहीं होता, यानी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटम फर्दर डिविजिबल है। और इसके बाद जो डाल्टन की थ्योरी थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया, जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम को डिवाइड करके जो छोटे छोटे और पार्टिकल्स मिलते हैं उसको जब हमने उनकी खोज कर ली, तो ये उनकी जो डाल्टन जी की थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करा गया। ठीक है। और आज के डेट में सर जॉन डाल्टन का जो एक पॉइंट उनकी थ्योरी से सही साबित है और जो अनअल्टर्ड है, जो अभी तक चल रहा है, वो क्या है, एटम है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है, एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल
ये पॉइंट अभी तक सर जॉन डाल्टन का अनऑल्टर्ड है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, ये सही साबित हुआ है। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे थे हम एटम्स की, तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम, ये तीन चीजें मिलके एटम को बनाते हैं। मतलब कि अगर हम, ये हमारा एटम है, इसको हम फर्दर डिवाइड करें तो हमें क्या तीन चीज मिलेंगी? हमें ये तीन चीज मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारा एटम है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब हम अपने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल पे डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे सर जे थॉमसन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने उस चीज की खोज कैसे करी। देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारी गैस होती है, कोई भी गैस, वो एक पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो लेकिन अगर इसी गैस को हम रिड्यूस्ड प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें तो ये कंडक्टर बन जाती है, अदरवाइज ये पुअर कंडक्टर होती है। तो इसी चीज का फायदा उठा के सर जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसको उन्होंने सील किया इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड्स में देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, कैथोड और एनोड, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू रिड्यूस्ड प्रेशर और हाई वोल्टेज पे इन्होंने एक गैस को पास कराया। और उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन लगाई हुई है। उन्होंने देखा कि ये जो यहाँ से कुछ रेज आई वो बेंट हुई पॉजिटिव साइड की तरफ। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेज थी वो बेंट हुई पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। अगर कोई चीज पॉजिटिव की तरफ बेंट हो रही है, इसका मतलब वो खुद में क्या होगी? नेगेटिव होगी, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और उसकी तरफ बेंट हो रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि इस गैस के अंदर, इसके अंदर जो इसके एटम्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि खुद में कुछ नेगेटिव चीज है तभी वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो यहाँ से हमें एक नेगेटिव चीज की होने का पता चला। फिर उन्होंने क्या देखा? फिर उन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल्स थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने आपको बताया था, उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाई वोल्टेज उन्होंने दिया हुआ है, जब वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेंट हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, कुछ चार्ज है, तभी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर असर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स बेंट हो रहे हैं ये चार्ज्ड हैं, और अगर चार्ज्ड हैं और हमें पहले ही पता चला था कि वो नेगेटिव है, तो ये इनका चार्ज कैसा हो गया? वी नो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इस एटम के अंदर। इस तरह से जिसको उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। आइए अब हम देखते हैं चार्ज टू मास रेशियो। ये चार्ज टू मास रेशियो क्या चीज है? देखिए जे थॉमसन ने ये तो पता लगा लिया कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल्स कितने बड़े हैं, कैसे दिखते हैं, उनका मास क्या है, उनका साइज क्या है, ये भी जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी हो गया था। तो जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने कैरी फॉरवर्ड किया था, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ट्राई किया कि वो E/m रेशियो निकालें। E/m रेशियो मतलब चार्ज टू मास रेशियो। जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया तो उन्हें पता लगा कि इस चीज की वैल्यू आती है 1.78 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। आप अगर हमें E/m पता चल गया और अब हमें मास निकालना है तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए E/m रेशियो निकाला गया, सो दैट हमें उसके
साइज का कुछ आइडिया लगे। ये देखिए, आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, मैं आपको अभी बता चुकी हूँ इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज उन्हें पता चली, देखिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सपोज वो गैस थी एक्स, उसमें उन्हें पता चला कि उसके जो एटम्स हैं उसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब हमें ये भी तो पता लगाना है कि वो पार्टिकल सिर्फ एक्स में ही है, या हो सकता है कोई जो गैस वाई है उसमें है या नहीं, जेड कोई गैस है उसमें है या नहीं। तो इन्होंने जब आगे अलग अलग गैसेस के थ्रू उस एक्सपेरिमेंट को करा तो उन्हें पता चला कि ये जो E/M रेशियो आता है ये हर गैस के लिए सेम आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। उस गैस का नेचर कुछ भी हो, लेकिन जो E/M रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर गैस में वो पार्टिकल्स कंटेन्ड हैं। एक्स गैस में भी वो पार्टिकल हैं, वाई गैस में भी वो पार्टिकल मौजूद है, जेड गैस में भी वो पार्टिकल मौजूद है। मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस वो पार्टिकल हर गैस में मौजूद है। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? देखिए, जब हमें पता चल गया कि इस एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब अगर हम इसको फर्दर कट करेंगे तो कुछ हमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे। इसका मतलब जो सर जॉन डाल्टन ने कहा था कि ये इनडिविजिबल है, ये गलत साबित हुआ। और हम आगे आज उस टाइम पे ये साबित हो गया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? वो निकल के आया इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज सर जे थॉमसन ने की थी। आइए अब बढ़ते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कुछ चीज है जो एटम में है, वो आगे देखते हैं। अब आते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की डिस्कवरी की कैसे हुई? देखिए, इसकी खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ई गोल्डस्टिन। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और हमें पता चल गया कि एटम के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज चीज है और एटम न्यूट्रल है, तो बाय चांस यहाँ पे कुछ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बस इसी बेसिस पे उन्होंने अनुमान लगाया कि एटम में सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट कैरी फॉरवर्ड किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, पहले हम इस वाले पिक्चर को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो जे थॉमसन का सेटअप था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जब उन्होंने फिर से पार्टिकल्स को इससे पास कराया तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुए हैं जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो रहे थे। मतलब अगर नेगेटिवली चार्ज इस साइड हो रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वही दूसरे पार्टिकल्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, यानी कि ये पॉजिटिव से दूर जा रहे थे। अगर ये पॉजिटिव से दूर जा रहे थे तो ये खुद भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होंगे, तभी तो उससे दूर जा रहे हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन की खोज हुई। उसके बाद फर्दर मिस्टर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, उसमें उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉइल, यहाँ पे उन्होंने गोल्ड फॉइल रखा था, जब यहाँ पे उन्होंने इससे पास करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं उसमें से कुछ क्या होते हैं, कुछ 180 डिग्री पे वापस आ जाते हैं, यानी ये कुछ हैवी मास को हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ जाके वापस आ जा रहे हैं। इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि जो एटम है उसमें कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसको उन्होंने क्या बोला, इसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी बताया कि सपोज आपके पास एक फुटबॉल स्टेडियम है, सपोज आपका ये फुटबॉल स्टेडियम है और ये आपका एटम है, तो न्यूक्लियस इज दिस पॉइंट। न्यूक्लियस हमारा ये छोटा सा मटर के दाने जितना
होगा। तो एटम में न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होता है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा न्यूक्लियस का और एटम का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी है अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो इनके कंक्लूजन्स निकल के आए वो क्या थे? उन्होंने, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने कहा कि एटम का एक सेंट्रल पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स जिसके अराउंड मूव करते हैं। यानी कि उन्होंने कुछ बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ घूमते हैं, और ये जो स्पेस होती है ये पूरी एम्प्टी स्पेस होती है। दिस स्पेस इज एन, ये जो पूरी स्पेस है ये सब एम्प्टी है। सबसे ज्यादा मास जो इस एटम का है कॉन्सेंट्रेटेड वो यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन्स इसके मूव अराउंड कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस में रहते हैं और उनका आगे ये भी कहना था, आगे देखते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड मूव कर रहे हैं और ये सारा स्पेस क्या है? एम्प्टी स्पेस है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज कंटेन्ड इन द स्मॉल न्यूक्लियस। इस पॉइंट पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। ये सब एम्प्टी है और इस एटम का पूरा मास इस जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि जिस तरह से नेगेटिव पार्टिकल्स और पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, तो इस न्यूक्लियस का जो मास है कहीं ना कहीं इस मास ये जो इतना ज्यादा आ रहा है इसमें कुछ और भी है, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। पॉजिटिव होते तो ये वाले पार्टिकल्स यहाँ नहीं रहते। नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी बाहर घूम रहे हैं। तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स यहाँ पे हैं जो इस न्यूक्लियस का हिस्सा है। ठीक है, आइए एक बार समरी देख लेते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। देखिए प्रोटॉन, इसका रिलेटिव मास 1, चार्ज +1 और लोकेशन क्या है? न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूट्रॉन, इसका भी मास, इसका और इसका मास सेम होता है। इसका चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल है, मतलब 0 चार्ज है, और ये भी कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। फिर आ जाते हैं हम थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल पे जो कि इलेक्ट्रॉन है। इसका मास इतना होता है, इसका चार्ज -1 होता है और ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के बाहर। फिर आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए पहले हम जान लेते हैं कि हमें बोर मॉडल की जरूरत क्या पड़ी। बोर मॉडल की जरूरत इसलिए पड़ी, ये जो हमारे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसने सब कुछ तो बता दिया था, लेकिन उसने इस एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए एज अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, है कि नहीं? बट ऐसा तो नहीं होता, एटम कोलैप्स नहीं होता। अगर एटम कोलैप्स नहीं होता तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है इस एटम के अंदर जो इसको इस तरह स्टेबल रखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अपनी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। यही चीज हमें सर नील बोर ने बताई थी। उन्होंने क्या बताया था? ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो इनका मेन पॉइंट था, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। जिस तरह से सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकी अपनी कुछ एनर्जी है, जिस एनर्जी की वजह से ये अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। सेम इज विद इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से ये घूमे जा रहा है और कोलैप्स नहीं हो रहा अंदर। ये चीज बताई थी सर नील बोर ने। तो और इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो एक एनर्जी लेवल या हम शेल्स बोल सकते हैं जिसमें वो अरेंज होते हैं। यानी कि सपोज ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड मूव कर रहे हैं वो अपने कुछ शेल्स में मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी कहीं कर रहा है। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं
इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये एल्यूमिनियम है, ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पर्टिकुलर शेल में मूव कर रहे हैं, इनका अपना एक एनर्जी शेल है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।